नमस्कार दोस्तों, हम सब जानते हैं G20 को इंडिया में होस्ट किया गया था। क्या आप जानते हैं G20 में जो 20 है उसका मतलब है 20 देश जो इस ग्रुप का हिस्सा है, जिसमें एक देश इंडिया भी है। इसीलिए ये समिट इंडिया में की गई थी। तो दोस्तों चलिए जानते हैं भारत के इस G20 से क्या बेनिफिट हुआ, इस G20 में भारत का क्या कंट्रोवर्सी रहा एंड भारत विदेशी लीडर के साथ क्या समझौता किया, क्या G20 सक्सेसफुल रहा। चलिए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में। एंड आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। G20 20 देशों का ग्रुप है जिससे ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता है। ये एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो 20 देशों के इकोनॉमी एंड क्लाइमेट चेंज जैसे इश्यू पर डील करती है। आप शायद ये बात नहीं जानते होंगे, लेकिन सभी कंट्री एंड इकोनॉमी एक दूसरे से काफी हद तक डिपेंडेंट है। इसीलिए एक कंट्री की इकोनॉमी को नुकसान होती है तो दूसरे देशों पर भी असर पड़ता है, खासकर वह देश जो डेवलप एंड डेवलपिंग। इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन वही यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, जर्मनी, कनाडा एंड जापान जैसी कंट्री डेवलप कंट्री में आते हैं। दोस्तों G20 के बारे में जान ही रहे हैं तो आप इस चैट में देख सकते हैं कि G20 में कौन कौन कंट्री शामिल है। G20 की शुरुआत 1999 में की गई थी, जिसका शुरुआत 1997 में थाईलैंड से हुआ था एंड कुछ ही महीने में थाईलैंड एंड साउथ ईस्ट एशिया के कई कंट्री की इकोनॉमी पर असर पड़ा था। 1919 वह समय था थाईलैंड के लेकर कई एशियन कंट्री अपनी इकोनॉमी को लेकर कई कोशिश कर रही थी। 1919 में थाईलैंड बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा था, लेकिन यह ग्रोथ ज्यादा दिन तक टिका नहीं। थाईलैंड के बैंक से लोन लिया जा रहा था तो वह रियल एस्टेट एंड प्रॉपर्टी में यूज किया जा रहा था। तो आप जानते ही है, अगर किसी कंट्री में प्रॉपर्टी है या बिल्डिंग है, सिर्फ उसी देश में यूज किया जाएगा, बस उसी कंट्री के लोग ही यूज कर सकते हैं, उसे तो दूसरे कंट्री में नहीं भेज सकते हैं। इसी की वजह से थाईलैंड का पैसा एक्सपोर्ट को नहीं बढ़ा पा रहा था। 1996 में थाईलैंड के अंदर रियल एस्टेट इतनी नॉन प्रॉफिटेबल हो गई थी, जिन लोगों ने बैंक से लोन लिया था वो लोन चुका नहीं पा रहे थे। यही एक कारण नहीं था थाईलैंड में क्राइसिस होने का, बहुत कारण है। इसी के चलते थाईलैंड में बहुत बड़ा क्राइसिस देखा गया एंड कुछ ही मंथ में ये क्राइसिस साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में भी पहुंच गया एंड इसे ही हम 1997 एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के नाम से जानते हैं। G20 के बनने के पीछे एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस एक मेजर रीजन रहा। G20 फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड ग्लोबल इकोनॉमी पर काम करता है। इसका काम है इस तरह के फाइनेंशियल क्राइसिस को पहचानना, नए इकोनॉमी पॉलिसीज बनाना एंड ये सभी 20 कंट्री को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाना ताकि आगे इस तरह क्राइसिस का सामना न करना पड़े। चलिए दोस्तों जानते हैं इस G20 को भारत में कराने से हमें क्या बेनिफिट मिला है। इस G20 समिट में भले ही 9 और 10 सितंबर को इम्पोर्टेंट माना गया है, लेकिन इन 2 दिनों के अलावा ही अलग अलग समय पर 60 से भी ज्यादा शहरों में लगभग 200 से ज्यादा मीटिंग की गई थी जो G20 का ही हिस्सा थे। मोटे तौर पर देखा जाए G20 समिट से हमारे देश को हुई फायदे की लिस्ट लंबी है। भारत और अलग अलग देशों के बीच रिश्ता में सुधार आना। दूसरा, इस बार अफ्रीकन यूनियन भी G20 का हिस्सा बना, जिसमें कुल 55 देश आते हैं। अफ्रीकन यूनियन को G20 का मेंबर बनाना हमारे लिए फायदे की बात हो सकती है, क्योंकि इंडिया ने ही दूसरे कंट्री पर प्रपोजल रखा था अफ्रीकन यूनियन कंट्री को G20 में शामिल करने के लिए। अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। कारण है इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान बनाना। G20 के एजेंडा की बात की जाए तो हमारे पीएम ने इस बार ग्रीन डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डिजिटल पॉलिसी जैसे मुद्दे को अपने एजेंडा में जोड़ा है। डेली डिक्लेरेशन में इस बात को रखा गया कि दुनिया में आतंकवादियों को किसी भी कीमत पर टॉलरेट नहीं किया जाएगा, चाहे वह किसी भी कारण से किया हो। साथ ही इस डिक्लेरेशन में अलग अलग इक्वल ग्रोथ की बात की गई, जिसके अंदर हर अंडर डेवलप कंट्री की मदद की जाएगी एंड उन्हें ग्रो करने में भी मदद की जाएगी। बहुत सारे एजेंडा भारत ने दुनिया के सामने रखे, जिन्हें मैक्सिमम देशों से सहमति मिली। इन एजेंडा से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के लिए यह G20 समिट इतनी खास क्यों थी। हमारे कंट्री ने बहुत सारे प्रॉब्लम पर बात की, वो दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं, इसीलिए दुनिया आज भारत की तारीफ कर रही है। चलिए दोस्तों जानते हैं भारत को इस G20 समिट में कितना रुपया खर्चा हुआ है, दिल्ली में क्या क्या किया गया। 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में जो समिट ऑर्गेनाइज की गई थी वो प्रगति मैदान के भारत मंडपम में रखी गई थी। प्रगति मैदान में बने इस कन्वेंशन सेंटर को 26 जुलाई 2023 को मोदी ने इनॉग्रेट किया था। 123 एकड़ में फैली इन कन्वेंशन सेंटर की कॉस्ट 750 करोड़ रुपया है एंड इसे हर तरह से मॉडर्न करने की कोशिश की गई है एंड वे दुनिया के कन्वेंशन सेंटर की लिस्ट में 7वें नंबर पर आता है। अब हम दिल्ली की बात करें तो पूरे शहर को बहुत सुंदर से सजाया गया था। इस पूरे समिट में हमारे गवर्नमेंट ने 4254 करोड़
करोड़ रुपया खर्च किए थे, जिसमें ज्यादातर रुपये दिल्ली की खूबसूरती पर खर्च किया गया है। एनडीएमसी ने दिल्ली पर 60 करोड़ रुपया खर्च किए एंड दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कुल 63 करोड़ रुपये का खर्चा किया। दिल्ली में आने वाले सभी लीडर के लिए खास इंतजाम किया गया था। दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर सड़क तक दिल्ली पुलिस एंड सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए थे। दिल्ली में करोड़ों रुपया खर्च करके 2000 पेड़ एंड 43 लाख पौधे लगाए गए थे एंड जगह जगह पर ट्राई कलर लाइट लगाई गई थी ताकि दिल्ली की नजारा विदेशी लीडर के दिलों में बस जाए। दिल्ली सुरक्षा में जवानों की आंकड़ा देखी जाए तो दिल्ली पुलिस के लगभग 50,000 जवान, स्पेशल फोर्स के लगभग 80,000 जवान, ट्रैफिक पुलिस के 10,000 जवान दिल्ली की सड़कों एंड प्रगति मैदान एंड गेस्ट के होटल के बाहर अपनी ड्यूटी दे रहे थे। इन सभी लीडर के लिए दिल्ली में 25 सबसे महंगे होटल बुक किए गए थे। आप इस चैट में सभी होटल के नाम देख सकते हैं। चलिए जानते हैं G20 में आने वाले लीडर को कैसे स्वागत किया गया। दिल्ली की तरह ही हमारे पीएम वर्ल्ड लीडर को स्वागत करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। जब वर्ल्ड लीडर वेन्यू पर पहुंचे तो उनका स्वागत भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए किया गया। मीटिंग के लिए अलग अलग शहरों में पहुंचे डेलीगेट्स को तिलक लगाकर और उन्हें हार पहनाकर स्वागत किया गया एंड इसके साथ साथ कई इवेंट रखी गई एंड इंडिया कल्चर को दिखाया गया। इसके बाद अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर अनाउंस किया, जिसके लिए सभी कंट्री पहले ही सहमति दे चुके थे। लेकिन पिछले 1.5 साल से चल रही रशिया और यूक्रेन की वार की वजह से G20 के सभी देश भारत के इस डिक्लेरेशन से सहमत नहीं हो पा रहे थे। अमेरिका एंड रशिया दोनों ही G20 का हिस्सा है। वहीं अमेरिका, जर्मनी, यूके, स्पेन ये सभी नाटो का भी हिस्सा है, जो इस वार में यूक्रेन का सपोर्ट कर रहे थे। अब इंडिया को परेशानी आ रहा था कि रशिया से भी रिलेशन अच्छा है एंड अमेरिका, यूके जैसे देशों से भी रिलेशन अच्छा है। ऐसे में इंडिया किसका साथ देगा, एक बड़ा सवाल था। नाटो चाहता था इंडिया रशिया के अगेंस्ट हो, लेकिन ऐसा होता तो रशिया को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। इसीलिए इंडिया ने दिल्ली डिक्लेरेशन पे इस तरह से फ्रेम किया कि इस पर ज्यादातर देश सहमत रहे एंड रशिया का भी बुरा ना लगे एंड नाटो देश का भी दिल रख लिया जाए। इसी तरह भारत मंडपम में इंडिया उसकी हिस्ट्री एंड कल्चर को बयां करती गई। कई ऐसी चीजें रखी गई थी जिन्होंने दुनिया के लीडर का दिल जीत लिया। भारत मंडपम में स्थापित नटराजन की मूर्ति भी इन लीडर को बहुत ज्यादा पसंद आई। साथ ही वेन्यू पर माँ दुर्गा की मूर्ति, एक बड़ा सा शंख एंड बोधि ट्री भी बनाया गया था। हम पहले आपको बायलैटरल मीटिंग के बारे में बता देते हैं। बायलैटरल मीटिंग उन्हें कहा जाता है जो दो पक्षों या दो देशों के बीच होता है। इन मीटिंग में दो देश आपस में मिलकर इम्पोर्टेंट इशू एंड पॉलिसीज डिस्कशन करते हैं। G20 के दौरान पीएम मोदी ने 15 बायलैटरल मीटिंग रखी थी, जिसमें अमेरिका के पीएम जो बाइडेन ने भी पीएम मोदी के साथ इन दो देशों के बीच रिसर्च, डिफेंस, ट्रेड, एजुकेशन, इनोवेशन एंड इन्वेस्ट जैसे टॉपिक पर भी खास डिस्कशन हुआ एंड दोनों लीडर इंडिया अमेरिका के बेहतर रिलेशन होने की बात की एंड डिफेंस फील्ड में अमेरिका एंड इंडिया दोनों साथ काम करना चाहते हैं, जिसमें स्पेस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ज्यादा फोकस दिया जाएगा। एंड ऐसे ही मोदी काफी लीडर के साथ बायलैटरल मीटिंग अटेंड किए। पीएम मोदी बहुत ऐसे बात किए जिससे देश आगे बढ़ सके। तो चलिए दोस्तों जानते हैं G20 से जुड़ी कंट्रोवर्सी के बारे में। इस बात में कोई शक नहीं है कि G20 समिट काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा एंड देश विदेश की मीडिया एंड लीडर इंडिया की काफी तारीफ की। G20 से पहले आप सभी ने दिल्ली के सड़कों पर हरी नेट लगी देखे होंगे। ये नेट खासकर धूप से बचने के लिए लगाया जाता है, लेकिन दिल्ली में ये नेट गरीबी की छुपाने के लिए लगाया गया। पीएम नहीं चाहते थे बाहर से आए फॉरेन डेलीगेट्स हमारे देश का ये हिस्सा ना देखे, जहां चारों तरफ गरीबी ही फैली हुई। पीएम के इस स्टेप पर काफी लोगों ने सवाल उठाए कि गरीबी छुपाने की बजाय गरीबी हटाने पर ध्यान देना चाहिए। मीडिया ने एंड विपक्ष ने भले ही पीएम मोदी को इस हरकत को क्रिटिसाइज किया हो, लेकिन इन झुग्गियों में रहने वाले लोगों ने इस फैसले का समर्थन किया। उनका कहना था कि फॉरेन डेलीगेट्स के सामने हमें अपने देश को अच्छा दिखाने के लिए थोड़े दिन पर्दे के पीछे ही रहना पड़े रह लेंगे, बस देश का नाम खराब नहीं होना चाहिए। एंड G20 की दूसरी कंट्रोवर्सी रही इंडिया के नाम को लेकर कि इंडिया के नाम को हटाकर भारत रखा जाए, क्योंकि बीजेपी को कहना है इंडिया नाम अंग्रेजों द्वारा दिया गया नाम। आप सब कमेंट में बताइएगा कि बीजेपी की ओर से ये प्रस्ताव सही है कि गलत। अगली कंट्रोवर्सी रही कनाडा को लेकर। आप सब जानते ही होंगे कनाडा और इंडिया के बीच रिलेशन में थोड़ा बदलाव आया। इस साल 18 जून को खालिस्तानी लीडर हरदीप सिंह को कनाडा में गोली मार दी। इसका इल्जाम इंडिया पर लगाया गया है। कनाडा के लीडर को कहना है हरदीप सिंह की हत्या में इंडिया शामिल है, क्योंकि इंडिया हरदीप सिंह एंड खालिस्तान टाइगर फोर्स को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानती है। हालांकि कनाडा के लगाए इस इल्जाम को इंडिया ने बेतुका बात बताते हुए इस बात से इनकार कर दिया। तो दोस्तों आप सब अच्छी तरह से जान गए होंगे G20 के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।